इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहाँ गर्मी इतनी असहनीय हो कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, जहाँ समुद्र शहरों को निगल जाए और पक्षियों की चहचहाट हमेशा के लिए खामोश हो जाए। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी का संभावित भविष्य है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ अब एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे कल्चर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बढ़ते टेम्परेचर, पिघलती बर्फ और विलुप्त होती स्पीसीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में। क्या हम सचमुच पृथ्वी को खोने की कगार पर हैं? नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में WMO वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जून से सितंबर 2024 तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पूर्व इंडस्ट्री के लेवल से 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और वहीं हीट वेव्स ने भारत के कई सैकड़ों लोगों की जान ली। हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है और यह स्थिति कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक बनी रहती है, जिससे लोगों के हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने 2020 में अनुमान लगाया कि साल 2030 तक भारत में गर्मी के कारण लोगों के काम करने के हावर्स का नुकसान 15% से दोगुना बढ़ जाएगा। आखिर में ये सब क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के बाद से जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल, गैस के जलने से CO2 यानी कार्बन डाई गैस निकलती है और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में तेजी से बढ़ रही हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के अकॉर्डिंग आज के समय में CO2 का लेवल पिछले लाखों वर्षों से ज्यादा अधिक है और यही गैसें सूरज की गर्मी को पृथ्वी पर रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके प्रभाव ने सूखा, बेमौसम बारिश और एक्सट्रीम वेदर के साथ साथ भारत पाकिस्तान के गंगा मैदानी इलाकों में हीट वेव्स ने फसलों को नष्ट किया और किसानों को कंगाल कर दिया। 2024 की WMO रिपोर्ट बताती है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। आर्कटिक में बर्फ का न्यूनतम स्तर 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक गिर गया। हिमालय में ग्लेशियर 30% तक सिकुड़ चुके हैं। यह सिर्फ बर्फ की कहानी नहीं है और इन सब के प्रभाव से समुद्र के जल का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। साल 2019 में क्लाइमेट सेंट्रल ने दावा किया 2050 तक 30 करोड़ लोग तटीय क्षेत्रों जो समुद्र के आसपास रहते हैं वो समुद्र के भयानक रूप के चपेट में आ सकते हैं, जिसमें मुंबई जैसे शहर शामिल हैं और सदी के अंत तक यह संख्या बढ़कर 64 करोड़ तक पहुंच सकती है, जिससे सबसे ज्यादा भारत पर असर पड़ेगा, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो हिमालय ग्लेशियर पर निर्भर हैं वो भी सूख रही हैं, जिससे फार्मिंग और ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, जल संकट बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन और जंगल की कटाई ने वन्य जीवों के आवास छीन लिए हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के अकॉर्डिंग जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, लेकिन भारत में हर साल लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर यानी 15 लाख हेक्टेयर जंगल लगातार कट रहे हैं। इससे शेर, हाथी, पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं। इसका एक रियल एग्जाम्पल भी है। हिमाचल में हाथी 40 सालों बाद ठंडे इलाकों में देखे गए क्योंकि उनके जंगल नष्ट हो रहे हैं। नॉरफॉक की खदानों में चूजे ये सब भोजन की कमी के कारण मर रहे हैं। साल 1961 में स्टेबलाइज्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF, जो एक इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है जो प्रकृति और पर्यावरण के लिए काम करता है, WWF ने साल 2022 में एक रिपोर्ट के जरिए कहा साल 1970 से अब तक 69% प्रजातियां गायब हो चुकी हैं और भारत में 12% पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं। अगर बात करें ह्यूमन वर्ल्ड वाइड कन्फ्लिक्ट की यानी मानव वन्यजीव संघर्ष की, तो जलवायु परिवर्तन ने जानवरों के रास्ते बदल दिए हैं, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटी के बीच रेस्पॉन्सिबिलिटी की कमी की वजह से ये कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर्याप्त हैं? साल 2015 के पेरिस एग्रीमेंट ने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा, लेकिन साल 2024 की WMO रिपोर्ट बताती है कि हम इस लक्ष्य से भटक रहे हैं। भारत ने 2070 तक
नेट जीरो उत्सर्जन का वादा किया है, लेकिन क्या ये काफी है? इसका जवाब इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखें। और इन सब से प्रभावित होकर भारत सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए। भारत ने 2023 तक 43% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त की। नेशनल सोलर मिशन, जिसे जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन भी कहते हैं, और इसी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी लागू की। यह मिशन JNNSM 2010 में शुरू हुआ, जिसमें 2022 तक 10 गीगावाट सोलर एनर्जी स्टेबलाइज करने का लक्ष्य शामिल है। वन संरक्षण के लिए नमामि गंगे और ग्रीन इंडिया जैसी योजनाएं शुरू हुई। नमामि गंगे 2014 में शुरू की गई, जबकि ग्रीन इंडिया का एक्चुअल लॉन्च ईयर अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये दोनों गंगा के संरक्षण और भारत के ग्रीन कवर को संरक्षण के लिए शुरू की गई है। लेकिन भारत सरकार पर कई सारे स्टूडेंट और कई सारे पॉलिसीज के साथ साथ कई सारे पॉलिटिकल लीडर ने उन पर कमेंट भी किया है, यानी क्रिटिसाइज किया है। और रिपोर्ट बताते हैं कि भारत अभी भी 50% से ज्यादा एनर्जी के लिए कोयले पर निर्भर है। और वहीं कई सारे स्टूडेंट और कई सारे लोगों ने ये दावा किया है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बनाया जो वन कटाई को रोक सके। IndiaClimate.com के अकॉर्डिंग खनन यानी माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने हिमालय के कई क्षेत्रों को नष्ट किया। कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज आर वीक। भारत सरकार की मुआवजा पॉलिसीज बहुत कमजोर है। किसानों को वन्य जीवों द्वारा हुआ नुकसान का मुआवजा सही समय पर नहीं मिलता। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसकी स्थापना साल 1994 में हुई। इसमें 196 कंट्रीज और यूरोपीय संघ की सदस्यता है, जिसकी स्थापना साल 1994 में हुई। UNCCD का सचिवालय जर्मनी के बॉन सिटी में है। साल 2022 में UNCCD ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो अगले 25 ईयर में भारत की ग्लोबल पॉपुलेशन सूखे से प्रभावित होगी। साल 2050 तक भारत में कम से कम 5.3 करोड़ लोग प्रोटीन की कमी का सामना करेंगे। IPCC के मॉडल बताते हैं कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा तो समुद्र का जल स्तर 1 मीटर तक बढ़ेगा, जिससे मुंबई, चेन्नई जैसे शहर डूब जाएंगे और 90% प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ नष्ट हो जाएगी। कोरल रीफ समुद्र के इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो तटीय क्षेत्रों यानी समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को तूफान और लहरों से बचाता है। अगर कोरल रीफ को नुकसान होता है तो मछली पकड़ने और ट्रैवल इंडस्ट्री पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और साथ ही फूड और इनकम की कमी होगी। और इसीलिए कोरल रीफ्स को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। अगर आप कोरल रीफ्स पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ा तो 30% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सूखने से फूड क्राइसिस ज्यादा पैदा होगा। साल 2022 में यूरोपियन यूनियन के वैज्ञानिकों ने 2024 को सबसे ज्यादा गर्म वर्ष बताया और ये भी चेतावनी दी कि 2025 भी ऐसा ही हो सकता है। और अगर हम अभी नहीं जागे तो पृथ्वी का तापमान 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो एक ऐसी दुनिया होगी जहां पर बाढ़, सूखा, प्रजातियों का विनाश सामान्य हो जाएगा। दोस्तों, ये पृथ्वी हमारी और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन असली बदलाव हमसे शुरू होता है। अब सवाल ये है कि हम आखिर में क्या कर सकते हैं। तो आप बिजली और पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और जंगल कटाई का विरोध करें, जैसा कि तमिलनाडु में हुआ था। ये बैनर्स उठाकर निकल पड़े जंगल को बचाने। #ऑक्सीजन नॉट ऑक्सीजन। अपने स्थानीय पॉलिटिकल लीडर से एनवायरमेंट पॉलिसीज की मांग करें और आज हमारे साथ एक संकल्प लें। अगले 30 डे में एक पेड़ लगाएं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर पोस्ट करें, ताकि आप भी अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ साथ काफी लोगों को इंस्पायर कर सकें, जिससे वो भी एनवायरमेंट के प्रति सीरियस हो सकें और अपने घर पर जाकर एक पेड़ लगा सकें। हमारा मिशन है 1 मिलियन पेड़ लगाने का। आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस UPI के थ्रू या फिर आप इस QR को स्कैन कर, बस ध्यान रखें उतना डोनेट करें जितना आपको अच्छा लगे। इस वीडियो को नेचर लवर या अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली में शेयर करें, ताकि इस मिशन से और भारतीय जुड़ सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट दिल से करें। ये वीडियो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि कॉल टू एक्शन है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। अपनी पृथ्वी को बचाएं, क्योंकि हमारे पास दूसरा ग्रह नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।